नमस्कार। आज हमारे विश्लेषण के केंद्र में एक बहुत छोटा सा लेकिन काफी सनसनीखेज लगने वाला स्रोत है। यह हमें मिला है राम मंदिर फैसला सीजीआई के विचार शीर्षक वाले कुछ उद्धरणों से। और ये पंक्तियां सीधे तौर पर एक बहुत बड़े और संवेदनशील मुद्दे पर सवाल उठाती हैं। जी। स्रोत में जो दावा किया गया है वो कुछ इस तरह है: 6 साल बाद अब पलटेगा अयोध्या का राम मंदिर फैसला। सीजीआई के इंटरव्यू ने खोला दरवाजा। ये अपने आप में आप देखें तो एक चौंकाने वाला बयान है। ये कह रहा है कि किसी सीजीआई, अब वो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं या पूर्व मुख्य न्यायाधीश, स्रोत ये साफ नहीं करता। उनके एक इंटरव्यू ने अयोध्या जैसे ऐतिहासिक स्थापित फैसले पर, वो भी 6 साल बीत जाने के बाद, पुनर्विचार का दरवाजा खोल दिया है। हाँ, ये दावा काफी सवाल खड़े करता है। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का उद्देश्य यही है कि इस स्रोत के दावे को परत दर परत खोलकर समझाया जाए। ये खोला दरवाजा आखिर है क्या? क्या ये कोई कानूनी संभावना है या फिर ये क्या कहते हैं सार्वजनिक बहस का एक नया मोड़ है? इस तरह के दावे का महत्व क्या है, खासकर इतने संवेदनशील मामले में? ठीक है, चलिए इसे खोलकर देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसी केंद्रीय दावे से। स्रोत कह रहा है कि एक इंटरव्यू ने दरवाजा खोला है। जी। ये खोला दरवाजा शब्द ये अपने आप में काफी नाटकीय लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। इस पर थोड़ा गहराई से सोचना होगा। जब हम कानूनी संदर्भ में बात करते हैं तो दरवाजे ऐसे इंटरव्यू से तो नहीं खुलते। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इस वाक्यांश का क्या अर्थ निकाला जाए? क्या ये किसी औपचारिक कानूनी प्रक्रिया की तरफ इशारा है या ये महज एक रूपक है जिसका मतलब है कि अब इस पर फिर से सार्वजनिक चर्चा शुरू हो गई है या हो सकती है? यहाँ दिलचस्प बात यही है कि ये खोला दरवाजा वाक्यांश कानूनी दृष्टिकोण से बहुत अस्पष्ट। देखिए, भारतीय न्याय व्यवस्था में खासकर सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर फैसलों को अंतिम माना जाता है। एक बार फैसला सुना दिया गया तो उसे पलटने की प्रक्रियाएं न केवल बेहद सीमित है बल्कि वो असाधारण परिस्थितियों के लिए ही बनी है। अच्छा। किसी व्यक्ति का इंटरव्यू, चाहे वो कितने भी ऊंचे न्यायिक पद पर क्यों न रहे हो, जैसे कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश, वो अपने आप में किसी औपचारिक कानूनी समीक्षा प्रक्रिया को शुरू नहीं कर सकता। हाँ, ये जरूर है कि ऐसे इंटरव्यू या सार्वजनिक बयान वो न्यायिक और अकादमिक जगत में बहस छेड़ सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, बहस तो हो सकती है। वे भविष्य में किसी मिलते जुलते मुद्दे पर कानूनी सोच को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित भी कर सकते हैं। लेकिन स्रोत जिस तरह से इसे प्रस्तुत कर रहा है, मानो इंटरव्यू ही सीधे तौर पर दरवाजा खोल रहा हो, ये कानूनी प्रक्रिया की हकीकत और सार्वजनिक विमर्श के प्रभाव के बीच की रेखा को क्या कहते हैं, धुंधला करता है। सही। आमतौर पर फैसले के बाद दिए गए ऐसे बयानों का कोई सीधा कानूनी असर नहीं होता। उन्हें कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं माना जाता। तो कानूनी प्रक्रिया इंटरव्यू से शुरू नहीं होती, ये साफ है। जी। लेकिन फिर ये 6 साल बाद वाली बात, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में तो एक अंतिमता, एक फाइनलिटी होती है, जिसे कानूनी भाषा में रेस जुडिकेटा कहते हैं, जैसा आपने अभी बताया। हाँ, बिल्कुल। तो 6 साल बाद किसी इंटरव्यू के आधार पर पुनर्विचार की बात, ये थोड़ी अजीब नहीं लगती? क्या ये स्रोत किसी छुपी हुई कानूनी संभावना की ओर इशारा कर रहा है या फिर ये पूरी तरह से सार्वजनिक धारणाएं या मीडिया की अटकलों के बारे में है? यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। बिल्कुल। रेस जुडिकेटा का सिद्धांत, जिसका मतलब है मामला तय हो चुका, न्यायिक प्रणाली की स्थिरता के लिए बहुत जरूरी है कि मामले को बार बार अदालतों में न घसीटा जाए और फैसले को एक अंतिम रूप मिले। ये न सिर्फ शामिल पक्षों के लिए जरूरी है बल्कि पूरी न्याय व्यवस्था के संसाधनों और समय के सही इस्तेमाल के लिए भी अहम है। अगर हर फैसला अनिश्चित काल तक खुला रहे तो फिर न्याय प्रक्रिया का कोई अंत ही नहीं होगा। सही बात है। अब जहां तक सुप्रीम कोर्ट के अपने ही फैसलों पर पुनर्विचार की बात है, तो इसके लिए बहुत ही सीमित रास्ते हैं। अच्छा, क्या है वो? देखिए, पहला है पुनर्विचार याचिका यानी रिव्यू पिटिशन। ये फैसला आने के 30 दिनों के भीतर दायर की जा सकती है और वो भी सिर्फ तब जब फैसले में कोई बहुत स्पष्ट त्रुटि रह गई हो, जो रिकॉर्ड देखने से ही पता चल जाए। अच्छा, सिर्फ 30 दिन और स्पष्ट त्रुटि। जी हाँ। दूसरा और भी दुर्लभ रास्ता है क्यूरेटिव पिटिशन। क्यूरेटिव पिटिशन? हाँ, ये तब दायर होती है जब पुनर्विचार याचिका खारिज हो चुकी हो और ये लगे कि न्याय का गंभीर हनन हुआ है या प्रक्रिया में कोई पक्षपात हुआ है। ओह, तो ये और भी मुश्किल है। बहुत मुश्किल। इन दोनों ही प्रक्रियाओं के लिए आधार बहुत सख्त है और ये बेहद असाधारण मामलों में ही स्वीकार की जाती हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं होती कि किसी को फैसला पसंद नहीं आया।
अब ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारा जो स्रोत है वो इनमें से किसी भी औपचारिक कानूनी रास्ते का जिक्र नहीं कर रहा। हाँ, वो तो सिर्फ इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, वो सिर्फ एक इंटरव्यू को कारण बता रहा है। ये अपने आप में कानूनी प्रक्रिया के नजरिए से बहुत कमजोर आधार लगता है। तो कानूनी तौर पर दरवाजा हम कह सकते हैं कि लगभग बंद ही नजर आता है। हाँ, या कम से कम इन प्रक्रियाओं के बिना तो नहीं खुल सकता। हाँ, बिल्कुल। और स्रोत किसी प्रक्रिया का जिक्र कर नहीं रहा। फिर ये सवाल उठता है कि मतलब इस तरह की हेडलाइन या दावा आखिर आता कहाँ से है? इसका क्या मकसद हो सकता है? क्या ये सिर्फ ध्यान खींचने के लिए है या इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है? ये कई संभावनाओं की ओर इशारा करता है। एक तो जैसा आपने कहा, ये सनसनीखेज पत्रकारिता का उदाहरण हो सकता है। सेंसेशनलिज्म। हाँ, जहाँ एक अस्पष्ट बयान को शायद बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया हो ताकि ज्यादा पाठक मिले। खासकर अयोध्या जैसे भावनात्मक मुद्दे पर ऐसी खबरें जल्दी फैलती हैं। वो तो है। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि ये किसी खास विचार या नैरेटिव को हवा देने की कोशिश हो। मतलब ये दिखाने की कोशिश हो कि भले ही कानूनी फैसला आ गया हो, लेकिन कुछ प्रभावशाली लोग अभी भी इससे पूरी तरह सहमत नहीं हैं या इस पर पुनर्विचार चाहते हैं। ये सार्वजनिक राय को प्रभावित करने का एक तरीका हो सकता है। अच्छा, एक तरह का प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। या बस एक दृष्टिकोण को सामने रखना। और तीसरी, शायद सबसे महत्वपूर्ण बात जो इससे निकलती है वो ये है कि ये दिखाता है कि कानूनी अंतिमता और सामाजिक राजनीतिक अंतिमता में फर्क हो सकता है। कानूनी अंतिमता और सामाजिक राजनीतिक अंतिमता, ये दिलचस्प है। हाँ, अयोध्या का मामला सिर्फ एक जमीन का विवाद नहीं था। ये दशकों तक भारत के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने का हिस्सा रहा है। बिल्कुल। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी ये मुद्दा सार्वजनिक चेतना में जीवित रहता है। और ऐसे में किसी भी प्रमुख व्यक्ति की टिप्पणी, चाहे वो कितनी भी अप्रत्यक्ष क्यों ना हो, इस बहस को फिर से ताज़ा कर सकती है। ये स्रोत शायद इसी सामाजिक राजनीतिक जीवंतता का प्रतिबिंब हो। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है, कानूनी बनाम सामाजिक अंतिमता का। मतलब कानून ने भले ही, क्या कहते हैं, पूर्ण विराम लगा दिया हो, लेकिन समाज में शायद अभी अल्प विराम ही लगा है। कुछ ऐसा ही कह सकते हैं। अच्छा, ये दोहराना भी जरूरी है, जैसा आपने पहले भी इशारा किया, कि हमारा ये पूरा विश्लेषण सिर्फ उस एक वाक्य पर आधारित है जो हमें स्रोत से मिला है। जी हाँ, बिल्कुल। स्रोत का शीर्षक था राम मंदिर फैसला, सीजीआई के विचार, और दावा था कि सीजीआई के इंटरव्यू ने 6 साल बाद दरवाजा खोला। मतलब था। हाँ, ये सब जानकारी नहीं है। इन सब बातों का कोई विवरण हमारे पास मौजूद स्रोत में नहीं है। इसलिए हम जो भी चर्चा कर रहे हैं वो स्रोत के दावे के संभावित अर्थों और उसके संदर्भ पर है, ना कि इंटरव्यू की वास्तविक सामग्री पर। बिल्कुल, हम अटकलें नहीं लगा रहे हैं। सही। हमारा इरादा यहाँ सिर्फ जानकारी का विश्लेषण करना है, ना कि किसी नतीजे पर पहुंचना या किसी पक्ष का समर्थन करना। हम केवल ये देख रहे हैं कि स्रोत क्या कह रहा है और उसके क्या मायने हो सकते हैं। जी। तो इसका कुल मिलाकर क्या मतलब है, अगर हम सार निकालने की कोशिश करें तो? संक्षेप में कहें तो स्रोत एक विस्फोटक विचार सामने रखता है कि एक उच्च न्यायिक हस्ती, जिसे सीजीआई बताया गया है, का इंटरव्यू सालों बाद अयोध्या जैसे स्थापित और संवेदनशील फैसले पर पुनर्विचार का रास्ता खोल सकता है। विस्फोटक तो है। ऐसा हमने चर्चा की। इस दावे में कानूनी स्पष्टता की भारी कमी है। ये नहीं बताया गया है कि ये रास्ता कैसे खुलेगा। क्या कोई नई कानूनी अर्जी डाली जाएगी या ये सिर्फ जनमत या राजनीतिक दबाव बनाने की बात है? स्रोत इस पर खामोश हैं। कोई ठोस जानकारी नहीं है। नहीं, फिर भी ये विचार महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि ये कई गहरे सवाल खड़े करता है। जैसे ये न्यायिक फैसलों की अंतिमता के सिद्धांत पर सवाल उठाता है। ये पूछता है कि क्या प्रभावशाली पदों पर रहे व्यक्तियों की बाद की टिप्पणियां कानूनी रूप से तय हो चुके मामलों को फिर से खोल सकती हैं या कम से कम सार्वजनिक बहस के केंद्र में ला सकती हैं। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। और ये न्यायपालिका, मीडिया और सार्वजनिक विमर्श के बीच के जटिल रिश्ते को भी उजागर करता है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि कानूनी किताबों में बंद हो चुके अध्याय क्या सार्वजनिक मंच पर फिर से लिखे जा सकते हैं? तो इस स्रोत के निकलने वाला केंद्रीय बिंदु शायद ये है कि कानूनी प्रक्रियाओं की अपनी सीमाएं और नियम हैं, लेकिन सार्वजनिक विमर्श और धारणाओं का अपना एक अलग प्रवाह होता है। बिल्कुल। और किसी पूर्व या वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जैसी हस्ती का एक बयान, चाहे वो कानूनी तौर पर बेअसर ही क्यों न हो, उस सार्वजनिक प्रवाह को मोड़ने या उसमें हलचल पैदा करने की ताकत रखता है, खासकर अयोध्या जैसे मामले में। बिल्कुल सही कहा।
और अगर हम सिर्फ इस सीमित स्रोत के आधार पर ही एक अंतिम विचार दें तो ये शायद इस बात को रेखांकित करता है कि शब्दों में, खासकर प्रभावशाली लोगों के शब्दों में, कितनी ताकत होती है। कानूनी अंतिमता अपनी जगह है, लेकिन किसी घटना या फैसले की कहानी कैसे कही जाती है, उसकी व्याख्या कैसे की जाती है, ये भी बहुत मायने रखता है। ऐसा लगता है कि कानूनी दरवाजा भले ही बंद हो गया हो, लेकिन इतिहास और सार्वजनिक स्मृति का दरवाजा शायद कभी पूरी तरह बंद नहीं होता। वाह, उसमें हमेशा नई टिप्पणियों, नई व्याख्याओं के लिए थोड़ी गुंजाइश बनी रहती है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कानूनी फैसले के बाद भी विमर्श कैसे जारी रहता है और उसे कैसे आकार दिया जा सकता है। जी। और इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वे खुद सोच सकते हैं। इसका जवाब हमारे आज के स्रोत में तो नहीं है, लेकिन ये हमारी चर्चा से सीधे जुड़ा है। किसी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कानूनी फैसले के आ जाने के बाद उस मामले से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों जैसे न्यायाधीश, वकील या पक्षकार द्वारा भविष्य में की गई टिप्पणियां या दिए गए इंटरव्यू उस फैसले की सार्वजनिक समझ या उसकी ऐतिहासिक विरासत को गढ़ने में क्या भूमिका निभाते हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल।